बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 31 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और जैसे बच्चों, हमने लास्ट वीक जो नया टॉपिक शुरू किया है, हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स, तो ये समझ लें कि हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स का नेक्स्ट लेक्चर है, लेकिन हमारी सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 31 है। ठीक है। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने जो टॉपिक शुरू किया था कॉमन एरर्स का, उसका नाम था एरर्स इन वर्ब्स एंड टेंसेस। उनमें हमने 10 रूल्स पढ़े थे और मुझे उम्मीद है आपने वो 10 रूल्स याद कर लिए होंगे। आज हम शुरू करेंगे रूल नंबर 11 से। ठीक है। अब चूँकि टॉपिक का नाम है एरर्स इन वर्ब्स एंड टेंसेस, तो इनमें बेशुमार एरर्स ऐसे होंगे जो हमने टेंसेस में पढ़े होंगे, लेकिन टेंसेस में हमने उनको पढ़ा रूल्स के तौर पे। अब हमने उनको पढ़ना है एरर्स के तौर पे कि अगर ये रूल को हम ना, इसलिए आप देखो, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी दोबारा रिपीट करेंगे, हम वर्ब को रिपीट करेंगे, हम नाउन को रिपीट करेंगे, प्रोनाउन को रिपीट करेंगे। इसी तरह टेंसेस भी इसमें रिपीट होंगे, लेकिन एक नए अंदाज में। ठीक है। चलें, रूल नंबर 11 से हम शुरू करते हैं बच्चों कि रूल नंबर 11 जो है वो क्या है। रूल नंबर 11 है कि अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में होता है, ठीक है, द सेकंड पार्ट शुड ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस इफ़ इट डिपेंड्स ऑन द, वही बात जो हमने पढ़े हुआ है टेंसेस में, हमने पढ़ा कि अगर पहला हिस्सा सबॉर्डिनेट क्लॉज हो और दूसरा हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लॉज बेशक हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्स्ट पार्ट पास्ट में है लेकिन सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट वो होगा जो दूसरे पार्ट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या दूसरा पार्ट पहले पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अगर वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ही सेड, उसने कहा। अब देखो ना, जब मैंने कहा ही सेड तो ये नामुकम्मल बात है। या ही टेल्स मी, ही टोल्ड मी, मैं पास्ट की बात करूँगी। अगर फ़िक्रा पहले सब पास्ट में हो तो ये रूल हम पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन दोबारा रिपीट हो रहा है कि अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट का हो और सबॉर्डिनेट हो, डिपेंडेंट हो दूसरे हिस्से पे, तो दूसरा हिस्सा भी ऑटोमेटिकली पास्ट में होना चाहिए। ठीक। एक्सेप्शन हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रुथ। मसलन ही सेड दैट ही वॉज इल येस्टरडे, हम क्या नहीं कहेंगे ही सेड दैट ही इज़ इल। ठीक है। हाँ, उर्दू में हम कह सकते हैं उसने कहा कि वो बीमार है। हम कह सकते हैं उर्दू में ये भी, इसने कहा वो बीमार था, हम ये भी कह सकते हैं उसने कहा वो बीमार है। ठीक है। तो उर्दू में चलता है, तो ये इंटरलिंग्वल एरर भी है। ठीक है। सो ही सेड दैट ही वॉज इल येस्टरडे, कि वो कल बीमार था। ठीक। आई टोल्ड हिम दैट आई कैन नॉट हेल्प हिम, के कुडंट हेल्प हिम, आई कुडंट हेल्प हिम, कुड नॉट हेल्प हिम। ठीक। फिर ही वेंट टू लाहौर, ही वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गया, एंड बाय सम बुक्स, एंड बॉट सम बुक्स, एंड बॉट। हाँ, कब हम बाय लगा सकते हैं? जब हम बीच में टू लगाते हैं। मतलब ही वेंट टू लाहौर, क्या करने गया, हमने पढ़ा था ना कॉमन एरर्स में, सॉरी कॉमन एरर्स कह रहा हूँ टेंसेस में, कि अगर टू हम उस वक्त लगाते हैं जब ये सेंस हो के रीज़न बताया जाए। मतलब मैं कहता हूँ ही वेंट टू लाहौर टू बाय बुक्स, वहाँ बाय लग सकता है, लेकिन मैं कहूँगा ही वेंट टू लाहौर एंड बाय बुक्स, नो, एंड बॉट बुक्स। एंड जब लग गया तो जो वर्ब पहला है वही वर्ब दूसरा होगा, एंड बॉट सम बुक्स। ठीक। इसी तरह रूल नंबर 12 है कि अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो पास्ट में हो और सबॉर्डिनेट भी हो, पास्ट में है, सबॉर्डिनेट भी है, यानी इसका मतलब है अगले हिस्से पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगला हिस्सा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंडिपेंडेंट है बट यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। तो हम उसको पास्ट में नहीं लिखेंगे, हम उसको प्रेजेंट में ही रहने देंगे। मिसाल के तौर पे आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड ही भी पढ़ चुके हैं हम टेंसेस में। आई टोल्ड हिम दैट गॉड इज़ वन, हम कभी नहीं कहेंगे आई टोल्ड हिम दैट गॉड वॉज वन। गॉड इज़ वन इज़ ए यूनिवर्सल ट्रुथ। इसी तरह ही न्यू, वो जानता था, जानता था, क्या जानता था, आगे यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कभी नहीं कहेंगे द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। ठीक। फिर अख्तर थॉट दैट टू एंड टू मेक फोर, के मेड फोर, थॉट दैट टू एंड टू मेक फोर। अब ये मुहावरा है, दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू मेक फोर, तो
तो वो चूँकि जानता, वो ऐसी बात है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, या एक मैक्सिम है, या एक प्रोवर्ब है, एक सेइंग है, ठीक है ना। मतलब मैं कहता हूँ ना, अख्तर जानता था कि इंसान फ़ानी है, तो हम क्या कहेंगे, अख्तर न्यू दैट मैन वॉज मॉर्टल के इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, हम वॉज नहीं लगाएंगे, ठीक। इसी तरह रूल नंबर 13 में आ जाएं कि इफ़ अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये भी पढ़ लिया हुआ हमने, वैसे फिर रिपीट हो रहा है, इफ़ अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो इसके ऊपर टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स इफ़ बोथ पार्ट्स आर इंडिपेंडेंट, बीच में एक कंजंक्शन लगा है दोनों को जोड़ने का, जो पार्ट भी जिस टेंस में होगा, अगर पहला पार्ट पास्ट में है दूसरा प्रेजेंट में है, तो पास्ट वाला पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में। पहला फ्यूचर है दूसरा प्रेजेंट है, वैसे रहेगा। पहला फ्यूचर है दूसरा पास्ट है, वैसे रहेगा। पहला पास्ट है, असल में फ़र्क पास्ट की वजह से पड़ता है। आपने रूल टेंसेस में पढ़े हैं कि अगर वो पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो अगले हिस्से पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पास्ट हो तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल देखें, ही वेंट टू लाहौर येस्टरडे, ही वेंट टू लाहौर येस्टरडे, कंप्लीट हिस्सा। एंड आई शैल गो टू कराची टुमारो, आई शैल, अब ये नहीं मैंने कहा आई शुड, क्योंकि आई शैल गो टू कराची टुमारो अपनी जगह इंडिपेंडेंट क्लॉज और पहले क्लॉज पे डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज। मसलन ही प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे, ही प्लेड, खेली, पास्ट, ही प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे एंड आई एम प्लेइंग इट टुडे, मैं आज खेल रहा हूँ। और इट हमने क्यों लगाया, क्योंकि रूल है कि प्रोनाउन अगर एक नाउन दिया गया हो तो दोबारा उस नाउन को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। मैं इसको इस तरह बोल सकता है, एंड आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुडे, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बेटर इज़ टू यूज़ अ प्रोनाउन, डोंट रिपीट द नाउन, इंस्टेड यूज़ अ प्रोनाउन। तो आई एम प्लेइंग इट टुडे। ही इज़ स्टिल वर्किंग, ही इज़ स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहा है, ही इज़ स्टिल वर्किंग, प्रेजेंट। एंड आई कंप्लीटेड माई वर्क येस्टरडे, कहता है ही इज स्टिल वर्किंग एंड आई कंप्लीटेड द वर्क येस्टरडे, और मैंने अपना काम कल ही मुकम्मल कर लिया था, वो अभी भी काम कर रहा है, ही इज स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहा है, एंड आई कंप्लीटेड माई वर्क येस्टरडे, ठीक। सो ये अब आ गया रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर सिंपल के फ़िक्रों के साथ, सिंपल के फ़िक्रे के हों और उनके साथ पास्ट टाइम लगा दिया जाए, मतलब देख रहा वो बीमार है, ये सिंपल का फ़िक्र है, ही इज़ इल, लेकिन मैं कहूँ वो 2 दिन से बीमार है, तो मैं ये नहीं कहूँगा ही इज़ इल फॉर 2 days। ये अक्सर हमारे साइंस टीचर्स जो हैं जब वो एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो इस तरह ही लिखते हैं, क्योंकि वो आम तर्जुमा करते हैं, इसको कहते हैं जनरलाइज करने का ना, ही इज़ इल, वो बीमार है, ही इज़ इल फॉर 2 days, वो 2 दिन से बीमार है, नहीं, वो परफेक्ट सिंपल में तब्दील हो जाएगा कि इफ़ सिंपल सेंटेंस इज़ अटैच्ड विद अ पास्ट टाइम इट टर्न्स इनटू परफेक्ट सिंपल, ठीक। और वो क्या है, आई हैव बिन इल फॉर 2 days, कभी नहीं कहूँगा आई एम इल फॉर 2 days, लेकिन मैं कहूँ वो बीमार है, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, आई हैव बिन इल फॉर 2 days। ही हैज़ बिन द प्रेजिडेंट ऑफ दिस पार्टी फॉर 4 years, ही हैज़ बिन द प्रेजिडेंट ऑफ दिस पार्टी फॉर 4 years। प्रेजेंट का था तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट का था तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। He had been the president of this party for 4 years। इसी तरह यही रूल जो है रूल नंबर 15 में बच्चों, ये रूल जो है ये कॉन्टीन्यूस के लिए भी अप्लाई होता है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कॉन्टीन्यूस के फ़िक्रों के साथ माजी का वक्त आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, अब ये नहीं कहेंगे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, नो, ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट, तो वो भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा कि इफ़ ए कॉन्टीन्यूस सेंटेंस इज़ जॉइंड विद पास्ट टाइम। ये वो चूँकि रूल्स हैं बच्चों जो मैंने टेंसेस में आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाए थे, कंडीशंस समझ के पढ़ाए थे, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पढ़ाए थे, ये तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा तेज़ पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पढ़ाए जा चुके हैं, इनको आप ईज़िली समझ चुके हैं। मसलन कॉन्टीन्यूस फ़िक्रे के साथ अगर पास्ट का टाइम आ जाए, इफ़ अ पास्ट टाइम अटैच्ड विद अ कॉन्टीन्यूस सेंटेंस इट चेंजेस इनटू परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक। मिसाल के तौर पे ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर आवर्स नाउ, वो घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हम कहेंगे ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट। अनवर हैड बिन वर्किंग
ऑन दिस पोस्ट सिंस 1986 के अनवर इस पोस्ट पर 1986 से काम कर रहा था, ठीक है, कर रहा था, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम काफ़ी देर से अपना वक्त ज़ाया कर रहे होगे। अगर मैं कहूँ कि तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे होगे तो मैं कहूँगा यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, लेकिन जब उसके साथ टाइम लग गया तो हम कहेंगे यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम। ठीक, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये भी रूल हमने पढ़ा था, रूल नंबर 16, कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट के फ़िक्रे के साथ, और ये रूल फिर इंटरलिंगुअल एरर्स ज़्यादा है इंट्रा की बजाय, उर्दू में अगर प्रेजेंट का फ़िक्रा हो और उसके साथ प्रेजेंट का टाइम लगा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्रा हो और उसके साथ पास्ट का टाइम आ जाए तो उर्दू में तो शायद वो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहता है, लेकिन पास्ट में वो पास्ट इंडेफिनेट हो जाता है। यानी कि इफ़ प्रेजेंट परफेक्ट टाइम इज़ जॉइंड विद द प्रेजेंट टाइम इट रिमेन्स प्रेजेंट परफेक्ट, बट इफ़ इट जॉइंड विद द पास्ट टाइम इट बिकम्स पास्ट इंडेफिनेट। मसलन मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही हैज़ कम फ्रॉम लाहौर दिस मंथ। अब देखो ना, मुझे मैं कहूँ ही हैज़ कम फ्रॉम लाहौर दिस मंथ, या इस मैं कहूँगा ही हैज़ कम फ्रॉम लाहौर। अगर मैं ये कह दूँ वो आज सुबह ही लाहौर से आया है, वो आज लाहौर से आया है, ही हैज़ कम फ्रॉम लाहौर टुडे। ठीक, कभी नहीं कहूँगा ही केम फ्रॉम लाहौर, नो, ही हैज़ कम। लेकिन अगर मैं कह दूँ आज सुबह, तो सुबह गुजर चुकी है, अब दोपहर का वक्त है, ये शाम का वक्त है, ये रात का वक्त है। इसका मतलब सुबह के वक्त सुबह का लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा, सुबह के वक्त बोला जाएगा अभी आया है। हाँ, अभी जब कहेंगे फिर प्रेजेंट ही रहेगा, सुबह कहेंगे प्रेजेंट ही रहेगा, आज सुबह कहेंगे तो फिर ये प्रेजेंट नहीं रहेगा बल्कि पास्ट हो जाएगा। आज आया है, वो देखो ना, मैं कहता हूँ आज ही लाहौर से आया है, वो कल ही लाहौर से आया है, तो कल ही आया है, तो ये इंटरलिंगुअल एरर है। उर्दू में ये प्रेजेंट रहेगा, इंग्लिश में ये पास्ट हो जाएगा। तो रूल पास्ट में याद रखना है, उर्दू की वजह से ये बहुत दफ़ा गलती हो सकती है। सो हम कहेंगे ही हैज़ कम फ्रॉम लाहौर दिस मंथ, ठीक है, तो वो इसी महीने। तो अब देखो ना, मैं कहूँ वो इसी साल आया है, तो साल तो बहुत लंबा है, इसी महीने आया है, महीना भी लंबा है, इसी हफ्ते आया है, हफ्ता भी 7 दिन है, आज ही आया है, आज का दिन भी जारी है। लेकिन अगर मैं कह दूँ अगस्त में आया है, जब मैं अगस्त कह दिया तो ये अगस्त में अगस्त का जुमला नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब हो सकता है मैं सितंबर में कह रहा हूँ अगस्त में आया, तो वो पिछला हो गया, फिर पास्ट में बोला जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ आज आया है, प्रेजेंट है, आज सुबह आया है, पास्ट हो जाएगा। तो सेंस आपने देखना है, कॉन्टेक्स्ट देखना है। ठीक, तो ही केम फ्रॉम लाहौर लास्ट मंथ, वो पिछले महीने लाहौर से, तो हम कहेंगे ही केम फ्रॉम लाहौर लास्ट मंथ। ही हैज़ मेट मी जस्ट नाउ, यार मुझे अभी मिला है, अभी की कोई हद नहीं है, अभी मिला है, इसका मैं 2 मिनट पहले को भी मैं अभी कह सकता हूँ, 10 मिनट पहले को भी अभी कह सकता हूँ, यार मुझे अभी तो मिला है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे ही हैज़ मेट मी जस्ट नाउ, ही मेट मी फ्यू मिनट, या चंद मिनट पहले मुझे मिला है। अब बंदा सोचता है चंद मिनट भी तो अभी हुए, नहीं, लेकिन वो पास्ट हो गया, मिनट की हद है 60 सेकेंड। तो हम क्या कहेंगे ही मेट मी फ्यू मिनट्स अगो। ठीक है, तो इसको पास्ट कह देंगे। सो याद रखो रूल क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट के फ़िक्रे के साथ अगर प्रेजेंट का टाइम आ जाए, सेंस प्रेजेंट की दे रहा हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। लेकिन अगर पास्ट की सेंस दे रहा होगा तो वो पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा। ठीक, ये रूल याद रखना है बच्चों आप। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों रूल नंबर 17 पे। ये भी रूल हम पहले पढ़ चुके हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनेट की जगह गलत इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने कहा था उर्दू की वजह है, वो जो लोग था थे थी लगाने की वजह से। आपको क्या पढ़ाया था? पास्ट इंडेफिनेट। आपने सेंस देखनी है, फिर मैं समझा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब है माजी में किसी काम का एक दफ़ा होना, कि अगर माजी में कोई काम एक दफ़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे ये पास्ट इंडेफिनेट है। लेकिन अगर माजी में कोई एक काम जो एक ही दफ़ा हुआ है, किसी दूसरे काम से पहले हुआ है या किसी दूसरे वक्त से पहले हुआ है, ठीक है, सेंस ये है कि इसके बाद भी कुछ हुआ और उससे पहले ये हुआ, तो फिर इसको हम जो पहले हुआ होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनेट में होगा। ठीक है, मतलब मैं कहूँ वो कल मेरे घर आया था, तो वो एक ही दफ़ा आया था। मैं आया बोलूँ या आया था बोलूँ, बच्चों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ मैंने टेंसेस में आपको बड़ा ज़ोर दे के समझाई थी कि कई लोग गलत बोल देते हैं। वो समझते आया
वो कल मेरे घर आया, ही केम टू माई हाउस यस्टरडे, वो कल मेरे घर आया था, ही हैड कम, ये गलत है। ही केम टू माई हाउस, उसने पिछले साल मैट्रिक का इम्तहान दिया था, वो पिछले साल अमेरिका गया था, सब का मीनिंग एक ही है, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर सेंस ये हो कि एक काम के होने से पहले एक काम हुआ था, फिर वो परफेक्ट हो जाएगा। उर्दू को नहीं देखना, सेंस को देखना। सो रूल क्या हुआ कि इफ़ सम एक्शन टेक्स प्लेस वंस इन द पास्ट, अगर कोई एक्शन एक दफ़ा माजी में हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर वो एक्शन जो माजी में एक दफ़ा हुआ किसी दूसरे काम से पहले हो गया, किसी दूसरे काम से पहले हो गया, तो जो पहले हुआ होगा, या वाज़े तौर पे कहा जाए कि मुकम्मल हुआ था माजी में, तब भी परफेक्ट हो, या वाज़े तौर पे कहें कि ये काम माजी में मुकम्मल हो चुका था, फिर भी हम परफेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर हो चुका था हम नहीं बोलते, हम कहेंगे सिर्फ हुआ था, लेकिन किसी काम से पहले हुआ था। मतलब मेरे आने से पहले वो मेरे घर आया था, तो मेरे आने से पहले बाद में मैं आया, पहले वो आया था, तो वो परफेक्ट हो जाए। ये भी हम वैसे पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें, ही केम टू पाकिस्तान लास्ट ईयर, वो पिछले साल पाकिस्तान आया था। ही केम टू पाकिस्तान लास्ट ईयर, या ही वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर, वो पिछले साल अमेरिका गया था। ही वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर, एक ही बात होगी। ही अपीयर्ड इन CSS एग्जाम्स 2 years ago, वो उसने CSS का इम्तहान 2 साल पहले दिया था। 2 साल पहले भी एक ही दफ़ा दिया था ना बाबा, तो हम ये नहीं कहेंगे था लगा हुआ, था, थे, थी का कोई ताल्लुक़ नहीं। अंग्रेज़ों के नज़दीक इन लफ्ज़ों की कोई सेंस नहीं, बल्कि अगर वो उनको पता चल जाए तो वो हमारा मजाक उड़ाएं कि ये क्या है, व्हाट इज़ था, थे, थी, टेक द सेंस। ठीक, तो ही अपीयर्ड इन द CSS एग्ज़ाम 2 years ago, यानी 2 साल पहले CSS का एग्ज़ाम दिया था। अब अगला फिक्रा देखें, ही हैड रीच्ड देयर बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी इसका मतलब बारिश शुरू होने से पहले वो वहाँ पहुँच चुका था। इसका मतलब ये सेंस बता रही कि 2 काम हुए, एक बारिश का होना, एक उसका आना, तो वो वहाँ आया था। इसका मतलब है वो वहाँ आ चुका था जब बारिश शुरू हुई। तो हम क्या कहेंगे, ही है। सो देखो, हमने उर्दू को नहीं देखना, हमने इंग्लिश की सेंस देखनी है। क्या देखनी है बच्चों? इंग्लिश की सेंस देखनी है। तो हम क्या कहेंगे, ही हैड रीच्ड देयर बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, या ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क वेल इन टाइम, यानी वो वक्त से पहले अपना काम मुकम्मल कर चुका था, काम कंप्लीट कर चुका था। वाज़े तौर पे बता रहा हूँ, मुकम्मल कर चुका था, तो ये परफेक्ट में बोला जाएगा, ये इंडेफिनिट में नहीं बोला जाएगा। ये नहीं कहेंगे ही कंप्लीटेड हिज वर्क, नो, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क वेल इन टाइम। सो याद रखो बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं रूल नंबर 18 पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर किसी नाउन के साथ, ध्यान से सुने, किसी नाउन के साथ ऐसा वर्ब लगाया जाए कि वो होता ही उसी मकसद के लिए हो, वो नाउन होता ही उसी मकसद के लिए, यानी वर्ब ऐसा लगा है कि उसी मकसद के लिए। मसलन में से छुरी किस लिए होती है? काटने के लिए। घर किस लिए होता है? रहने के लिए। सड़क किस लिए होती है? चलने के लिए। कुर्सी किस लिए होती है? बैठने के लिए। अब उसके साथ हम वर्ब भी ऐसा लगा रहे हैं कि वो उसी सेंस के लिए यूज़ होता है। तो जब ऐसा वर्ब लगा दें, अगर कोई और वर्ब लगाएं फिर नहीं, मतलब मैंने कुर्सी खरीदी, अब ये तो नहीं कह कि खरीदने के लिए होती है, नहीं, उसका जनरल रूल ये है कि वो बैठने के लिए होती है। स्पेसिफिक रूल ये है, सड़क चलने के लिए होती है, घर रहने के लिए होता है, पेन लिखने के लिए होता है, छुरी काटने के लिए होती है। ये इसके स्पेसिफिक यूजेज है। अगर स्पेसिफिक यूजेज आ जाए तो उसके साथ प्रेपोजिशन लगाना ज़रूरी होता है। वी शुड पुट अ प्रेपोजिशन विद इट एज वेल। अब मिसाल से ये बात को आप समझ आएगी। रूल फिर मैं बोलता हूँ, रूल ये है, किसी नाउन के साथ ऐसा वर्ब लगा दिया जाए जो होता ही उसी मकसद के लिए। مثلا घर किस लिए होता है? रहने के लिए। कुर्सी किस लिए होती है? बैठने के लिए। सोफ़ा किस लिए होता है? बैठने के लिए। पेन किस लिए होता है? लिखने के लिए। छुरी किस लिए होती है? काटने के लिए। अब यही वर्ब लगा दिया जाए तो कहते हैं उसके साथ प्रेपोजिशन लगाना चाहिए। अब ये इंट्रालिंगुअल, उर्दू के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, इंग्लिश का रूल है।
ठीक, मिसाल के तौर पे आई हैव नो हाउस टू लिव, बस मैं कहता हूँ यार मेरे पास रहने के लिए आजकल कोई घर नहीं है, आजकल मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तो घर होते किस लिए? रहने के लिए। तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव नो हाउस टू लिव इन दीज डेज, मेरे पास आजकल रहने का। अब देखो ना, उर्दू में रहने, घर में रहने के लिए नहीं मैंने बोला, तो ये उर्दू का एरर नहीं है, दिस इज इंट्रालिंगुअल एरर, इंग्लिश यूजेज का एरर, ठीक है। आई हैव नो हाउस टू लिव इन दीज डेज, आई हैव नो हाउस टू लिव इन दीज डेज। अ नाइफ इज टू कट, छुरी काटने के लिए होती है। स्टूडेंट तर्जुमा करेंगे, अ नाइफ इज टू कट, नो, अ नाइफ इज टू कट विद, वी कट विद अ नाइफ, ठीक। देर वॉज नो ग्राउंड टू प्ले फॉर द चिल्ड्रन, गलत, देर वॉज नो ग्राउंड टू प्ले ऑन, ग्राउंड किस लिए होता है? उस पर खेला जाए। तो देखो ना, ये छोटे छोटे एरर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स हैं। ये रूल नंबर 18 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, ठीक है। तो और फिर मैं पढ़ता हूँ, आई हैव नो हाउस टू लिव इन दीज डेज, मिसालें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अ नाइफ इज़ टू कट विद, देर वॉज नो ग्राउंड टू प्ले ऑन, ठीक है। मसलन अ चेयर इज़ टू सिट ऑन, और अगर आम वाली चेयर हो तो अ चेयर इज़ टू सिट इन, वी सिट इन एन आर्म चेयर, वी सिट ऑन विदाउट आर्म चेयर, याद रखें। आई एम सिटिंग इन, नॉट सिटिंग ऑन, अगर ये आर्म चेयर ना होती तो ये सिट ऑन होता। तो ये बड़े छोटे छोटे यूजेज हैं बच्चों, जिनको हमने याद रखना पड़ता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब रूल नंबर 19, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों, दोनों पार्ट्स में, फिक्रे के दो हिस्से हैं और दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट है, यहाँ एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, एक कोई पर्सन है एक कोई पर्सन है, ऑफ टू पार्ट्स, वर्ब शुड बी यूज्ड सेपरेटली फॉर बोथ, यानी दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, दोनों पार्ट्स में जो वर्ब लगना है वो एक ही दोनों के लिए नहीं लग जाना, दोनों के लिए अलग अलग वर्ब लगना है। फिर सुन लें, इफ़ देर आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पहला पार्ट अलग है दूसरा पार्ट अलग है, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स लगे हैं, तो वर्ब उनके कॉन्टेक्स्ट या सेंस के मुताबिक भी अलग अलग लगेगा। समझ आ गई? अगर सेंस ही एक हो तो फिर एक अलग अलग नहीं लगेगा। अब मिसाल से आपको बात की समझ आएगी। हिज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, हिज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, इज़ लग गया। फिर सुन लें, हिज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, बात मुकम्मल हो गई। बट सिस्टर्स टीचर्स, अब सिस्टर्स प्लूरल है, टीचर्स, कहना मैं क्या चाह रहा था कि उसका भाई डॉक्टर है और बहनें टीचर्स हैं। अब देखो मैं कहता हूँ उसका भाई डॉक्टर है, भाई डॉक्टर है, बहनें टीचर्स है नहीं हैं, तो ये इंटरलिंगुअल एरर तो ना हो, उर्दू तो कह रहा है प्लूरल बनाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर्स जो हैं उनका अलग वर्ब लगना है, भाई का अलग वर्ब लगना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हिज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर एंड सिस्टर्स आर टीचर्स, सिस्टर्स प्लूरल है ना, आर, ब्रदर एक है बहनें ज़्यादा हैं, तो सिस्टर्स आर टीचर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। फिर सुनने रूल कि अगर फिक्रे में दो वर्ब हों, दो नाउन हों, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों और दो पार्ट्स में आएँ, पहले पार्ट में फ़र्ज़ करें सिंगुलर है, दूसरे पार्ट में प्लूरल है, तो वर्ब जो सिंगुलर वाला है वो प्लूरल वाले के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, उधर प्लूरल वाला लगाना पड़ेगा, ठीक जी। एक और आज का समझ लो लास्ट हम रूल देखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें दो डिफरेंट वर्ब्स हैं और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यहाँ लगाना है, यानी वही हेल्पिंग वर्ब हम पहले वर्ब के साथ लगा रहे हैं और वही हेल्पिंग वर्ब, यानी समटाइम्स वी यूज़ द सेम वर्ब विद टू डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स, यानी दो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब सिमिलर लगा रहे हैं, रॉन्ग, ठीक। इन ए सेंटेंस विच इज़ रॉन्ग, द वर्ब शुड बी यूज्ड सेपरेटली फॉर एवरी हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब दो हैं, जैसा कहा था सब्जेक्ट दो हैं, हेल्पिंग वर्ब दो हैं, तो वर्ब जो है हर हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक, मतलब फ़र्ज़ करो एक हेल्पिंग वर्ब है इज़ के साथ तो आई एन जी लग सकता है ना, हैज़ के साथ तो आई एन जी नहीं लग सकता,
तो एक हैज़ है, तो फिर आपने कहा ING लगाया है, चलो इधर भी ING उधर भी ING, गलत। अगर पहले इज़ है या आर है तो हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक लगेगा। दूसरे हिस्से में अगर हैज़ है या हैड है तो हैड के साथ तो लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ के साथ भी लगती है थर्ड फॉर्म, हैव के साथ भी लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो उसके मुताबिक लगाना पड़ेगा। मैं मिसाल देता हूँ कि he never has and will never take interest in that job. He never has, ना कभी लिया, and will never take interest in that job, गलत। will ने उधर will के साथ take आ गया, बिल्कुल ठीक। will के साथ verb की कौन सी फॉर्म लगती है? इन्फिनेटिव फॉर्म। हैज़ के साथ तो इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं लगती, हैज़ के साथ परफेक्ट फॉर्म लगती है। अब करेक्ट क्या होगा? he never has taken, he never has taken, फिर सुन लें, he never has taken and will never take, he never has taken and will never take, ना उसने कभी किया है ना करेगा। he never has taken and will never take what? interest in what? in that job। फिर सुन लें, फिर रूल क्या है? रूल ये है कि अगर फ़िक्रे में दो हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग दिए गए हों दोनों पार्ट्स में, उनके साथ एक वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, अगर दोनों हेल्पिंग वर्ब्स ही एक जैसे हों, इधर भी इज़ है उधर भी इज़ है, इधर भी वॉज है उधर भी वॉज है, हो सकते हैं। लेकिन अगर इधर इज़ है उधर हैज़ है, नहीं हो सकते। मिसाल फिर सुन लें, he never has and will never take interest in that job। तो अब देखो ना, will के साथ तो टेक ठीक आ गया, हैज़ के साथ फिर हम किस तरह वो लगा सकते हैं? दो हेल्पिंग वर्ब लगे, एक हैज़ और विल, तो हमने हैज़ का अलग हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मेन वर्ब लगाना है, और विल का अलग लगाना है। तो करेक्ट फिक्रा क्या होगा? he never has taken and will never take, he never has taken and will never take interest in that job। ठीक, ये हो गया इसका दुरुस्त फिक्रा। ठीक है, ये हो गया हमारे 20 बच्चों कंप्लीट हो गए, यानी 10 हमने पिछले लेक्चर में किए थे और मज़ीद 10 आज हमने कर लिए। ठीक है, ये 10 ईजी थे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि इनमें कुछ वो रूल्स थे जो हमने पहले पढ़े हुए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इन रूल्स की समझ आई होगी। आप इनको बार बार बच्चों, अगर टेंस रिपीट, अगर फ़र्ज़ करें रूल्स रिपीट हो रहे हैं तो ये भी आपके बेनिफिट में है। एक दफ़ा रूल्स आपने फ़र्ज़ करो बेसिक्स में पढ़ा, एक रूल आपने पढ़ा टेंस में, फिर वही रूल आ गया आपका कॉमन एरर्स में, तो शक्ल बदल रही है, अंदाज़ समझने का और समझाने का बदल रहा है कि ये बात को इस अंदाज़ में भी हमने समझना है और इस अंदाज़ में भी हमने समझना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ऐसे ही लेक्चर्स को बच्चों ध्यान से पढ़ते जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेनिफिट हासिल करें। मेरे 30 इयर्स एक्सपीरियंस का बेनिफिट जो मैं आपको दे रहा हूँ, इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।